सा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एक संस्था का नाम है जो एक रिकॉर्ड जारी करती है जिसका नाम है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए भारत का सबसे असुरक्षित शहर कौन सा है? सबसे असुरक्षित शहर कौन सा है? कौन सा है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। जिसके अनुसार दिल्ली, इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली महिलाओं के सबसे असुरक्षित शहर। वहीं दूसरे नंबर पर आता है मुंबई, दूसरे नंबर पर है मुंबई और तीसरे नंबर पर है बैंगलोर। इस रिपोर्ट के अनुसार करें दिल्ली के मुख्यमंत्री आपको पता है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के गवर्नर हैं विनय कुमार सच्चर। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। छात्रों को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, छात्रों को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हुआ। छात्रों को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा वर्चुअल शुरुआत की गई है। कौन से स्कूल की भाई? वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की गई है। बात क्या है कि वर्चुअल स्कूल का होता है। तो ऑनलाइन माध्यम से जो हम पढ़ाई करते हैं उसी को कहते हैं वर्चुअल, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट सामने ना होना, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, है ना, या किसी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई करना कहलाता है वर्चुअल। ऑनलाइन जो होता है उसे वर्चुअल कहते हैं और वर्चुअल रूप से जो पढ़ाई होगी उसको क्या कहेंगे? वर्चुअल स्कूल। क्लियर? ठीक है। तो घर बैठे छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की गई है। तो भैया ये शुरुआत की गई है दिल्ली सरकार की। किस सरकार के द्वारा? दिल्ली सरकार ने, ठीक है। दिल्ली सरकार ने छात्रों को 2022 में, क्योंकि 2022 में कोविड था, है ना, कोविड था, जिस वजह से सरकार ने, दिल्ली सरकार ने छात्रों को घर बैठे ही शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अगेन कौन? अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 तक, सॉरी वर्ष 2024 तक, वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक, वर्ष 2024 तक दुनिया का, भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक जिसका नाम होगा वैदिक तारामंडल। वैदिक तारामंडल कहाँ बनने जा रहा है? कहाँ बनने जा रहा है? ठीक है, ध्यान रखना, वर्ष 2022 तक वर्ष 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वर्ष 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा क्या? दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक, स्मारक मतलब मंदिर वगैरह, ठीक है, बिल्डिंग, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक जिसका नाम होगा वैदिक तारामंडल। कहाँ स्थापित किया जा रहा है भाई? तो ये स्थापित किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के मायापुरी में। मायापुरी एक जगह पड़ती है कहाँ? पश्चिम बंगाल में, जहाँ भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक यानी कि बिल्डिंग बनने जा रही है जिसका नाम होगा वैदिक तारामंडल, जो 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसकी अगर बात करें तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो 113 मीटर होगी, 113 मीटर होगी। और इसकी बात करें तो ये ताजमहल से भी बड़ा होगा। ठीक है,
जो भारत में आगरा में ताजमहल है उससे भी बड़ा होगा। और यहाँ तक ही नहीं, इसका जो गुंबद बनने जा रहा है, इस धार्मिक स्मारक में एक गुंबद बनने जा रहा है, वो विश्व का सबसे बड़ा गुंबद होगा। ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनने जा रहा है वैदिक तारामंडल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, मायापुरी में, जिसकी ऊंचाई होगी 113 किलोमीटर, जो 2024 में बनकर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो गुंबद होगा वो विश्व का सबसे बड़ा गुंबद होगा, और ये आगरा के ताजमहल से भी बड़ा होगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 कब से लेकर कब तक मनाया गया? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 कब से लेकर कब तक मनाया गया? ठीक है, तो ये मनाया गया है 1 सितंबर से लेकर 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 कब से लेकर कब तक मनाया गया? तो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक मनाया गया है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करना, पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करना, और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, और बच्चों के पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करना। ठीक है, 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक मनाया गया है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। भारत ने जैव विविधता संरक्षण, भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, भारत ने जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी, भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस लिए? जैव विविधता संरक्षण के लिए। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण के लिए। तो इसकी बात करें तो ये किसके साथ किए हैं भाई? ये किए हैं नेपाल के साथ। नेपाल के साथ, नेपाल के साथ भारत ने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया है, एक संधि की है, एक समझौता किया है। किस लिए किया है? जैव विविधता संरक्षण के लिए किया है। ठीक है, जिससे दोनों देशों के जो संबंध हैं वो अच्छे बने रहें, जलवायु परिवर्तन में दोनों एक दूसरे के सहयोगी रहें। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की बात करें तो भैया नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। आगे बात करें, नेपाल की बात करें तो नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं? शेर बहादुर। कौन है भाई? शेर बहादुर। ठीक है, देउबा, शेर बहादुर देउबा। क्लियर? नेपाल की बात करें तो नेपाल भारत के साथ, यानी कि भारत नेपाल के साथ अपने कितने राज्यों की सीमा साझा करता है? तो भारत का उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये ठीक है, ये 5 राज्य किसके साथ सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और क्वेश्चन बने कि नेपाल के साथ भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है।
ठीक है भाई। चलिए, अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है एवरेस्ट, जिसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं, सागर माथा है, जिसकी कुल ऊंचाई 8,848.96 किलोमीटर है, 0.96 मीटर है, सॉरी मीटर है, ठीक है, 86 मीटर है, 8,848.86 मीटर है। नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं, जिसकी कुल ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। शार्क का मुख्यालय कहाँ है, शार्क एक संस्था है, ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में, ठीक है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नेपाल की सबसे लंबी नदी है करनाली, जिसे भारत में हम घाघरा नदी के नाम से जानते हैं, घाघरा, जिसे अयोध्या में सरयू नदी का नाम है दिया गया है, ठीक है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, करनाली, जिसे भारत में घाघरा नदी के नाम से जानते हैं और अयोध्या में हम उसे सरयू के नाम से जानते हैं। ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन को पीछे पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गई है, मतलब कौन से देश की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पीछे पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, ठीक है। कौन से देश की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पीछे पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, ठीक है। तो कौन सी, भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पीछे पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, ठीक है। चलिए, जहां 5वें नंबर पे भारत है, ठीक है, 5वें नंबर पर भारत है, तो भाई पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है किसकी, अमेरिका की। दूसरे नंबर पर है चीन की अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर पर है अमेरिका की, वो जापान की अर्थव्यवस्था, जापान। चौथे नंबर पर आता है जर्मनी और 5वें नंबर पर हो गया है भारत। वहीं छठे नंबर पर आ गया है अब ब्रिटेन, ठीक है। 7वें नंबर पर पूछोगे तो भैया फ्रांस आ जाएगा, ठीक है, 7वें नंबर पर फ्रांस आ जाएगा। पहले नंबर की है अमेरिका, दूसरी चीन, तीसरी जापान, चौथी जर्मनी, 5वीं भारत, छठी ब्रिटेन और 7वीं फ्रांस। ये विश्व की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है भाई। चलिए, अच्छा इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, ये किसने बताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो ये रिपोर्ट बताई है, कौन सी रिपोर्ट है ये है ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, ठीक है, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। इसके आधार पर ही हमें पता चला है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम, कनाडा की मरखम शहर, कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम भारत के किस प्रसिद्ध संगीतकार के नाम पर रखा गया है। कनाडा का एक शहर है मरखम शहर, उसकी एक सड़क है, उसका नाम भारत के किस संगीतकार के नाम पर रखा गया है भाई, तो भारत के संगीतकार A.R. रहमान के नाम पर इस सड़क का नाम रखा गया है, ठीक है। ये कौन से शहर में है, मरखम शहर में है, जो कि कनाडा में है, क्लियर है भाई। A.R. रहमान की बात करें तो A.R. रहमान को 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है जय हो गाने के लिए, जो कि आपके स्लमडॉग मिलियनेयर
मूवी का ही एक गाना है। ठीक है, 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है ए आर रहमान को। क्लियर है भाई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन, कहाँ हैं ये दोनों? ये दोनों है दिल्ली में। केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या कर दिया है भाई? ये कर दिया है आपका कर्तव्य पथ। क्या कर दिया है? कर्तव्य पथ। ठीक है, कर्तव्य पथ। क्लियर है भाई? कर्तव्य पथ इसका नाम रख दिया गया है, इसका नाम राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का, जो कि दिल्ली में है। देखिए हाल ही में अभी 2023 की बात करें तो 2023 में जो आपका मुगल गार्डन था, मुगल गार्डन का नाम चेंज करके भी क्या रख दिया है? अमृत उद्यान। ठीक है, दिल्ली में ही है, अमृत उद्यान नाम रख दिया है मुगल गार्डन का। ठीक है, ऐसे ही राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन जो है दिल्ली में, उसका नाम क्या है? राजपथ, उसका नाम कर्तव्य पथ। ये वही राजपथ है जहाँ पर आरडी परेड होती है, रिपब्लिक डे की परेड होती है। उसी राजपथ का नाम अब क्या कर दिया है भाई? कर्तव्य पथ। ये दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर जो राष्ट्रपति भवन तक का जितना भी रास्ता है वो यही है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। स्कूलों को विकसित और उन्नत बनाने के लिए, स्कूलों को विकसित और उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना को किसने शुरू किया है? स्कूलों को विकसित और उन्नत बनाने के लिए, स्कूलों को विकसित और उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना को किसने शुरू किया है? ठीक है भाई, किसने शुरू किया है? चलिए, किसने शुरू किया है? तो स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री योजना को शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना शुरू की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना। इसका उद्देश्य होगा स्कूलों को अपग्रेड करना, स्कूलों को अपग्रेड करना, स्कूलों को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें 14,500 जो पुराने स्कूल हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। उनमें नए नए शिक्षा कौशल सिखाए जाएंगे, नई नई टेक्निक का प्रयोग कराया जाएगा। तो 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय मूल की किस महिला को, मूल का मतलब उसका संबंध कहीं ना कहीं भारत से हो, भारत में जन्मी हो, या भारत उसके जो परिवार है, उसका जो परिवार है, माता पिता वगैरह हों, ठीक है, या पूर्वज हों, तो वो भारत से संबंधित रहे हों, तो वो क्या कहलाएंगे? भारतीय मूल की। तो किस भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटेन कैबिनेट की गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन कैबिनेट की गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटेन कैबिनेट की गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया है भाई? तो ये हैं सुएला ब्रैबरमैन। सुएला ब्रैबरमैन, ठीक है। सुएला ब्रैबरमैन भारतीय मूल की महिला हैं जिन्हें 2022 में ब्रिटेन कैबिनेट की गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने प्रीति पटेल का स्थान लिया है, जो कि
स्वयं, जो कि स्वयं भारतीय मूल की महिला है। ठीक है, इन्होंने सुएला ब्रेवरमैन ने किसका स्थान लिया है? प्रीति पटेल का स्थान लिया है। अच्छा, एक बात करें तो भारतीय मूल के जो प्रधानमंत्री हैं, भारतीय मूल के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो कौन बने हैं? ठीक है, यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं जो कि भारतीय मूल के हैं? तो वो है ऋषि सुनक, ऋषि सुनक। ऐसे ही अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन बनी है जो कि भारतीय मूल की महिला हैं? अमेरिका की राष्ट्रपति कौन बनी है जो कि भारतीय मूल की महिला हैं? हाँ, कमला हैरिस। कौन बनी है भाई? कमला हैरिस बनी है। ठीक है, आगे बात करें। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने कुशियारा नदी के पानी के लिए, भारत ने कुशियारा नदी, कौन सी नदी? कुशियारा नदी। भारत ने कुशियारा नदी के पानी के लिए किस देश के साथ 25 वर्षों में पहला जल बंटवारा समझौता किया है? पहला जल बंटवारा समझौता किया है। फिर से सुने, भारत ने कुशियारा नदी के पानी के लिए, भारत ने कुशियारा नदी के पानी के लिए 25 वर्षों में पहला जल बंटवारे का समझौता किया है। जल के बंटवारे का समझौता किया है किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत ने कौन सी नदी? कुशियारा नदी के जल के बंटवारे के लिए, जल के बंटवारे के लिए एक समझौता किया है, जल बंटवारा समझौता, जो 25 वर्षों बाद किया गया है। ठीक है, चलिए अगर बात करें तो एक संधि हुई थी जिसका नाम है गंगा जल संधि 1996। गंगा जल संधि 1996 के बाद ये पहला ऐसा समझौता है। कितने सालों बाद? 25 सालों बाद। 25 सालों बाद ऐसा समझौता है जो जब हम किसी देश के साथ जल का बंटवारा कर रहे हों, जल के बंटवारे के लिए समझौता कर रहे हों। ठीक है, गंगा जल संधि 1996 में हुई थी लास्ट टाइम। तो उसके बाद अब भारत और बांग्लादेश के बीच जल बंटवारा समझौता हुआ है 25 सालों बाद। कौन सी नदी के पानी के लिए? कुशियारा नदी के पानी के लिए। ठीक है भाई, अब देखिए बात करें भारत और बांग्लादेश की, तो भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियाँ एक दूसरे का पानी साझा करती हैं। यानी कि भारत और बांग्लादेश की बात करें तो आपस में ये 54 नदियों का पानी साझा करते हैं, 54 नदियों का पानी साझा करते हैं। और इनमें से एक नदी है कुशियारा नदी, इनमें से एक नदी है कुशियारा नदी जो बराक नदी की एक शाखा है, जो बराक नदी की एक शाखा है, वो भारत से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए आपके बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो कुशियारा नदी की अगर लंबाई की बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई है 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। और ये भारत के मणिपुर, मिजोरम और आसाम, पश्चिम बंगाल नहीं, मणिपुर, मिजोरम और आसाम, इन तीन राज्यों में जल की आपूर्ति करती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुशियारा नदी मणिपुर, मिजोरम, आसाम होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। इसी बात को लेकर जल का बंटवारा करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ है, जिसे हम कहेंगे भारत बांग्लादेश का कुशियारा नदी जल समझौता। ठीक है, भारत और बांग्लादेश 54 नदियाँ एक दूसरे से साझा करते हैं, 54 नदियों का जल एक दूसरे से साझा करते हैं। अगर बात करें तो कुशियारा नदी की जो कुल लेंथ है वो 160 किलोमीटर है। ठीक है भाई, आगे बात करें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में क्षय रोग मतलब टीबी रोग, भारत में क्षय रोग यानी कि टीबी रोग, देखें भारत में क्षय रोग यानी कि टीबी रोग को 2025 तक समाप्त करने के लिए 2025 तक
ठीक है। देखिए, भारत में क्षय रोग यानी कि टीबी रोग को 2025 तक समाप्त करने के लिए किसके द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, क्लियर। भारत में क्षय रोग यानी कि टीबी रोग को 2025 तक समाप्त करने के लिए किसके द्वारा एक अभियान चलाया गया है, जिस अभियान का नाम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को शुरू किया है द्रौपदी मुर्मू ने। और द्रौपदी मुर्मू कौन है भाई? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका लक्ष्य है 2025 तक भारत से टीबी को समाप्त करना, क्षय रोग को समाप्त करना। जो टीबी रोग है वो एक वायरस से फैलता है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग मतलब जो टच करने से भी फैलता है, ठीक है, टच करने से फैलता है, या ये कहें जो वैसे नहीं, मतलब संक्रामक रोग का मतलब नहीं टच से स्पर्श नहीं फैलेगा, जो खांसी इन चीज़ों के द्वारा फैल सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए, स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा, स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए किस राज्य के द्वारा सेहत नामक योजना को शुरू किया गया है? सेहत नामक योजना को शुरू किया गया है। सेहत नामक योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? इसका उद्देश्य है स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करना। तो ये शुरू की गई है भैया हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है सेहत योजना, जिसके तहत स्कूल में ही बच्चों के सेहत की यानी कि हेल्थ की जांच की जाएगी, ठीक है, सेहत योजना के तहत। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के गवर्नर कौन है? तो वो हैं आपके बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का क्या स्थान रहा है? देखिए, एक रिपोर्ट पेश की जाती है या एक सूचकांक इंडेक्स जो है जारी किया जाता है, जिसका नाम है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 में भारत का क्या स्थान रहा है, ठीक है। तो इसमें जो भारत का स्थान रहा है वो है आपका 191 देशों में 132 पर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक 2021-22 जो कि रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की, UNDP की रिपोर्ट होती है ये, ठीक है। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 191 देशों में 132वां है, जबकि 2020-21 में भारत का क्या स्थान था? 131वां। वहीं अब कितना है? एक स्थान और नीचे गिर गया है, 132वां स्थान। अगर भैया भारत का स्थान 132वां है तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर कौन है? वही नॉर्वे। दूसरे स्थान पर है नॉर्वे और तीसरे स्थान पर है आइसलैंड, ठीक है। तीसरे स्थान पर है आइसलैंड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020-21 में भारत का स्थान था 131वां। 2021-22 में एक स्थान और नीचे गिर गया है, तो स्थान हो गया है
जहाँ 132वां स्थान भारत का है, वहीं पहला स्थान है स्विट्जरलैंड, दूसरा नॉर्वे और तीसरा आइसलैंड। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। तो अगर बात करें कि आसपास के देश, जैसे कि आसपास के देश हैं हमारे श्रीलंका, तो श्रीलंका की क्या रैंकिंग रही है भाई? श्रीलंका की रैंकिंग रही है 73। श्रीलंका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में हमसे अच्छा है। वहीं चीन की क्या है? चीन की रैंकिंग है 79। ठीक है, चीन भी हमसे अच्छा है। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की रैंकिंग क्या है भाई? तो बांग्लादेश की रैंकिंग है 129, जो कि हमसे अच्छा है। भूटान की रैंकिंग है 127। ठीक है, वहीं पाकिस्तान की रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तान इस रैंकिंग में हमसे नीचे है 161वें स्थान पर। ठीक है, 161वें स्थान पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान। ठीक है, नेपाल 143वें स्थान पर और म्यांमार 149। ठीक है भाई, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 2022 में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया? किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 2022 में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो भाई ये हैं ब्रिटेन की महारानी। ठीक है भाई, ये हैं ब्रिटेन की महारानी, जिनका नाम है एलिजाबेथ सेकंड, जिनका 2022 में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है भाई, चलिए इनकी बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1926 में हुआ था, लेकिन इन्हें महारानी की जो ताजपोशी मिली, तो ये महारानी कब बनी? ये महारानी बनी 1952। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, जिनका जन्म 1926 में हुआ था, 1952 में ये ब्रिटेन की महारानी बनी और हाल ही में यानी कि 2022 में इनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अच्छा, बात करें इनकी, तो इनकी मृत्यु के बाद, ये 14 अन्य देशों की महारानी थी। ब्रिटेन के अलावा ये 14 अन्य देशों की महारानी थी। ठीक है, जो ब्रिटेन के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करें, इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए महाराजा होंगे या सम्राट होंगे। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बनेंगे इनकी जगह? तो वो बनेंगे इनके पुत्र चार्ल्स तृतीय। ठीक है, बन चुके हैं। चार्ल्स तृतीय महारानी एलिजाबेथ सेकंड का स्थान ले चुके हैं। ठीक है भाई, चलिए इंग्लैंड की बात करें, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन किस महाद्वीप में है? तो ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है भाई? ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन की करेंसी क्या है? ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी है पाउंड स्टर्लिंग। अच्छा, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। कौन बने हैं भाई? ऋषि सुनक। भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट एशिया कप 2022। क्रिकेट एशिया कप 2022, ध्यान रखना, वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा हूँ, एशिया कप की बात कर रहा हूँ। क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? यानी कि क्रिकेट एशिया कप 2022 किसने जीता है? क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता है श्रीलंका। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब जीता है। ठीक है भाई, चलिए अगर बात करें थोड़ी सी क्रिकेट एशिया कप 2022 की, तो एशिया कप 2022 आयोजित कहाँ हुआ था? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में। इस बार संस्करण कौन सा था? क्रिकेट एशिया कप 2022 का जो संस्करण था वो कौन सा संस्करण था? तो 15वां संस्करण हुआ था 2022 में। किसका? क्रिकेट एशिया कप का। ठीक है, चलिए आगे बात करें, सबसे ज़्यादा रन किसने बटोरे? सर्वाधिक रन किसने मारे? सर्वाधिक
रन। क्रिकेट एशिया कप 2022 में सर्वाधिक रन लिए मोहम्मद रिजवान ने। कौन सी टीम से थे ये? पाकिस्तान की टीम से थे मोहम्मद रिजवान। अब बात करें सर्वाधिक रन भारत के किस खिलाड़ी ने लिए? भारत के किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए? तो वो है विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली भारत के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट एशिया कप में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए। कितने रन बनाए भाई विराट कोहली ने? 276 रन। 276 रन। अच्छा, मोहम्मद रिजवान ने कितने बनाए? मोहम्मद रिजवान ने बनाए थे 281। 281, ठीक है। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? मोहम्मद रिजवान ने, जो कि पाकिस्तान के 281 रन। और भारत के तरफ से सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? तो विराट कोहली ने 270 रन। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है कि एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, ये किया जाएगा भाई पाकिस्तान। ठीक है, ये क्रिकेट एशिया कप 2022 था, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट एशिया कप 2023 की। तो वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? पाकिस्तान में। कौन सा संस्करण होगा? सीधी सी बात है भाई, ये 15वां संस्करण है, तो वो 16वां संस्करण होगा। ठीक है, 2023 में होगा, ये ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के 14वें महान्यायवादी कौन बने हैं? भारत के 14वें महान्यायवादी कौन बने हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के 14वें महान्यायवादी कौन बने हैं भाई? तो भारत के 14वें महान्यायवादी बने हैं आर वेंकट रमणी। 2022 में बने हैं आर वेंकट रमणी। क्या बने हैं भाई? ये बने हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। के वेणुगोपाल का स्थान लिया है आर वेंकट रमणी ने। और कौन से नंबर के महान्यायवादी बने हैं? 14वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं। महान्यायवादी होता क्या है? तो भारत सरकार को सलाह देने वाला, भारत सरकार को सलाह देने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, एक पद बनाया गया है जिसका नाम है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, आर वेंकट रमणी बने हैं 14वें। 13वें कौन थे? के वेणुगोपाल। ठीक है, अगर बात करें तो महान्यायवादी का जो पद है वो किस अनुच्छेद में मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में वर्णन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन म्यूजियम राखीगढ़ी हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। राखीगढ़ी हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ किया जा रहा है? राखीगढ़ी हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाई है कि आपको मुझसे ज़्यादा याद हो। ठीक है, और बाकी जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है तो भैया उनको तो मैं कवर बाद में करा ही दूँगा, वर्चुअल माध्यम से भी और वैसे भी, क्योंकि मैं 2022 के करंट खत्म होने के बाद में स्टार्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो इसमें हड़प्पा संस्कृति के सारे औजार वगैरह रखे होंगे, खुदाई से जो चीज़ें मिली हैं वो सब रखी होंगी। हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय में जो राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा हड़प्पा संस्कृति का। ठीक है, तो देखिए ये तो थी हमारी न्यूज़ जिसमें हमने 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक का करंट कवर किया है। आज कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी लो है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप प्लीज़ कुछ दिन एडजस्ट कीजिए। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है कैमरे के साथ, तो प्लीज़ आप कुछ दिन एडजस्ट करके देखिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है।